गांव में संपत और कप्ता नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वह दोनों कोई काम धंधा न करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी किया करते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संपत और कप्ता कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कालिया उन दोनों से बोला, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन आवारागिरी करते रहते हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। भाई तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख। सही कह रहे हो संपत, आखिर तू हमसे ये पूछने वाला होता कौन है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी और रोज तेरे मुंह पर ही पैसे मार कर जाते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम का चूल्हा कैसे जलता है? अरे संपत भैया, चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है। मेरी तो रोज की बिक्री हो ही जाती है। हमें सब पता है कालिया कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो मैं किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक दूंगा। किसको दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंकने की बात हो रही है? अभी आप ही बताओ मुखिया जी, ये कालिया हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसी हुई इस सवाल पूछने की? तो उसने गलत क्या पूछा? बिल्कुल सही ही तो पूछा उसने। तुम दोनों दिन भर आवारागिरी करते रहते हो, पूरे गांव में मटर गश्ती करते फिरते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो भैया। अरे हमारा शहर में कपड़े का कामकाज है। कभी शहर की शकल भी देखी है तूने? मुझे सब पता है कि तेरा और संपत का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गार्ड बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है। मैं बस 15 अगस्त तक बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा। और खास तौर पर कप्ता तेरी, मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुखिया जी तो ऐसे कह रहे थे जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई बड़ा मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो कप्ता भैया। आपको पता नहीं है कि शहर में एक बहुत बड़े मंत्री जी 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहे हैं। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है और हर घर में लड्डू बंटवाए जाएंगे। अरे ये मुखिया पागल हो गया है क्या? इसके अंदर अचानक से इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई है। मुखिया को जरूर उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा, इसीलिए मंत्री को गांव में झंडा फहराने के लिए बुला रहा है। चलो कप्ता भैया तुम बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं भी निकलता हूँ। हाँ, मैं भी निकलता ही हूँ, मुझे भी कुछ काम है। कप्ता भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मुखिया को तुझ पर शक हो गया हो कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। हाँ तो उसमें परेशानी क्या है? एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अरे बेवकूफ, बिंदिया तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से पैसे निकाल कर जो देती है। अगर इसके बारे में कहीं मुखिया को भनक तक लग गई तो मुखिया हम दोनों को पीटेगा। और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है, सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को? अरे मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि मुखिया को हम दोनों पर शक हो गया है कि हम दोनों दिन भर मौज मस्ती करते रहते हैं, तो हमारे पास पैसा आता कहाँ से? कहीं उसे भनक तो नहीं लग गई कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो उसी की तिजोरी का है? अरे तो वो पैसा कौन सा मुखिया की मेहनत की कमाई का है? सारा का सारा पैसा जनता की लूटी हुई कमाई का तो है। तू घबरा मत, मैं आज ही बिंदिया से इस बारे में जाकर बात करता हूँ। मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हें तो कालिया की दुकान से चाय पीने से फुर्सत नहीं। अरे मुझे मुखिया जी ने कालिया की दुकान पर रोक लिया था और मुझे धमका रहे थे। शायद उनको हम दोनों पर शक हो गया है। मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है कि शायद पिताजी को शक हो गया है कि उनकी तिजोरी से पैसे मैं निकाल रही हूँ। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मुखिया जी जो तिजोरी में पैसे रखते हैं वह गिनकर नहीं रखते। क्या पता, शायद अब वह गिनकर रखते हो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया है।
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। हे भगवान, शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझसे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरोगे। हाँ, तो वह पैसा कौन सी तुम्हारे पिताजी की कमाई का है? सब भ्रष्टाचारी का ही तो पैसा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हम खानदानी अमीर है। हमारे दादा परदादा की कुछ पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा विवाह तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कल पिताजी को फोन पर बात करते हुए सुना था कि 15 अगस्त के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने आने वाले हैं। वह बोल रहे थे हमारे गांव में आने वाले हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री जी के साथ साथ उनका बेटा भी आने वाला है और पिताजी चाहते हैं कि मंत्री जी के बेटे के हाथ में मेरा हाथ सौंप दिया जाए और जल्दी से जल्दी विवाह कर दिया जाए। कप्तान, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जाकर पिताजी से हमारे रिश्ते की बात क्यों नहीं करते? अरे नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे पिताजी मेरा मार मार कर बहुत बुरा हाल कर देंगे। अगर मेरे दिए हुए पैसे से तुम कोई कारोबार कर लेते तो आज अच्छा खासा काम कर रहे होते। लेकिन तुम बस अपने दोस्त संपत के साथ दिन भर गांव में आवारागर्दी करते फिरते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 15 अगस्त के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे के साथ कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर बिंदिया ने 2000 कप्ता के हाथ में थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कप्ता अपना सर पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गया। तभी कप्ता के कानों में संपत की आवाज टकराई। तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये गलत बात है संपत। कितनी बार कहा है कि मेरी और बिंदिया की बातें चुपके चुपके मत सुना कर। अरे मैं तो बस यह देखने आया था कि बिंदिया ने तुझे 2000 रुपए दिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मुझे एक नई बात ही सुनने को मिली। यार संपत भाई, बिंदिया मुझसे कह रही थी कि अगर उसका विवाह मुझसे नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगी, और मैं भी। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ संपत। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर बिंदिया का विवाह किसी और से हो गया फिर तुझे जब तक का खर्चा कौन देगा। संपत, मैं वाकई बिंदिया से प्यार करता हूँ यार। तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। चिंता मत कर मेरे भाई, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ आने से पहले मैं मुखिया के घर गया था और मैंने मुखिया को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना कि 15 अगस्त वाले दिन शहर से एक मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। अरे तो इसमें नई बात क्या है? ये तो मुझे भी पता है। नई बात है कप्ता, और वह यह है कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा हुआ एक बैग लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। भला मंत्री पैसों से भरा हुआ बैग हमारे गांव में लेकर क्यों आएगा? एक बार का मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने मुखिया की बातों को गौर से सुना। वह पैसे चंदा का पैसा है। समझ गया। तू कहना चाह रहा है कि पार्टी फंड का पैसा मुखिया जरूर पार्टी फंड के पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करता होगा। बिल्कुल सही समझा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या अरे बेवकूफ, इसमें हम दोनों का फायदा है। देख, 15 अगस्त के दिन मुखिया ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस समय मैदान में मौजूद होंगे और मंत्री और उसका बेटा भी वहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाकर हम दोनों चुपके से मुखिया के घर में घुस जाएंगे और पैसों से भरा हुआ बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूंगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना, और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा। और बढ़िया बात तो यह है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा पाएगा। वह दोनों ऐसा ही करते हैं और 15 अगस्त के दिन मुखिया के घर में चुपके से घुस जाते हैं। तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह पैसों से भरा हुआ बैग हमें जरूर मिल जाएगा। अरे कप्ता भाई जल्दी आ, मुझे वो पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया है। अरे वाह, यह तो वही बैग है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अब जल्दी इसे लेकर चलो, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वह दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर जाते हैं और बैग खोलकर देखते हैं। कप्ता भाई, इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं
और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार है। अरे यार, अब क्या करें? यह हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं और महंगे भी। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं। हमें तो बस पैसों से ही मतलब है ना। नहीं संपत, यह गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हैं, लेकिन गद्दार नहीं। यह हथियार जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं करते होंगे। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से ना जाने कितने मासूम और बेगुनाह मारे जाएंगे। उसके जिम्मेदार भी तो हम दोनों ही होंगे ना। हाँ यार, मुझे माफ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम इन हथियारों को लेकर पुलिस के पास जाते हैं। पागल हो गया है क्या? अरे जरा सोच, कहीं मुखिया भी उस मंत्री के साथ मिला हुआ होगा तो मंत्री के साथ मुखिया को भी पुलिस जेल में डाल देगी, और मुखिया की पत्नी बिंदिया का हाथ तेरे हाथ में कभी नहीं देगी। जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूंगा। अरे वाह, तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे जाग रही है? वो सब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे पुलिस के पास लेकर चलो। अब समझा। हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे, मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ हथियार इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब मुखिया और मंत्री इस कारनामे में शामिल है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। संपत और कप्तान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ, यह बैग किसका है? बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने ही मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। लेकिन इसमें तो हथियार और बम है। मुझे सब पता है कप्तान, तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है, और तुझे ये भी पता है कि मैं उसका विवाह तेरे साथ कभी नहीं करूंगा। इसीलिए तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस डरा धमका कर मुखिया से पूछती है तो वह सारा सच उगल देता है और पुलिस मुखिया, मंत्री और उसके बेटे को जेल में डाल देते हैं। जो काम मैं बरसों से नहीं कर सकी वो तुमने कर दिखाया। मेरा पति देशद्रोही था और मैं हमेशा से एक देशभक्ति के हाथों में अपनी बेटी बिंदिया का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो एक सही हाथों में जा रही है।